तो आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के भारत आगमन, मतलब 1915 से लेकर और फिर 1947 में जो हमें आज़ादी मिली, उस पूरे सफ़र की। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो काफ़ी विस्तार से बताते हैं कि कैसे गांधी जी के नेतृत्व ने, उनके आंदोलनों और रणनीतियों ने भारत की स्वतंत्रता का रास्ता तैयार किया। कहानी शुरू होती है 1915 से, जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। बिल्कुल, और आते ही उन्होंने पहले साबरमती आश्रम की स्थापना की और फिर, जैसे आपने कहा, देश को समझने के लिए वो यात्रा पर निकल पड़े। हाँ, मतलब जमीनी हकीकत जानने के लिए। हाँ, और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने बहुत जल्दी ही अपनी जो अहिंसक प्रतिरोध की रणनीति थी, सत्याग्रह जिसे कहते हैं, उसे भारत में आजमाना शुरू कर दिया, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में विकसित की थी। जी हाँ, और इसके उदाहरण हमें मिलते हैं 1917 के चंपारण सत्याग्रह में, जो नील किसानों के लिए था। फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, कर राहत के लिए। और अहमदाबाद मिल हड़ताल भी थी, शायद बेहतर वेतन के लिए। हाँ बिल्कुल, अहमदाबाद मिल हड़ताल भी 1918 में ही। तो ये जो शुरुआती सफलताएं थीं, इन्होंने गांधी जी को जनता के बीच एक भरोसेमंद नेता बना दिया और ये भी दिखाया कि सत्याग्रह मतलब अहिंसा कितनी शक्तिशाली हो सकती है। सही कहा। ये तो हुई स्थानीय स्तर की बात। फिर राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रभाव कैसे बढ़ा, खासकर 1919 के बाद? हाँ, 1919 एक बहुत महत्वपूर्ण साल था। एक तो रॉलेट एक्ट आया, जैसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। हाँ, क्योंकि वो बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की इजाजत देता था। और फिर उसी साल जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। बिल्कुल, पूरे देश में गुस्सा था। और इसी माहौल में 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। असहयोग आंदोलन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मकसद था ब्रिटिश शासन के साथ किसी भी तरह का सहयोग न करना, जैसे स्कूलों का बहिष्कार, अदालतों का, सरकारी नौकरियों का। और विदेशी कपड़ों की जगह स्वदेशी अपनाने पर भी जोर था, खादी वगैरह। हाँ, खादी पर बहुत जोर था। स्वदेशी अपनाना आंदोलन का एक अहम हिस्सा था और इस आंदोलन ने लाखों भारतीयों को एकजुट किया। ये पहली बार था कि स्वतंत्रता संग्राम एक जन आंदोलन बना। लेकिन फिर वो चौरी चौरा वाली घटना हो गई 1922 में। हाँ, चौरी चौरा में हिंसा भड़क गई और गांधी जी ने अचानक आंदोलन वापस ले लिया। ये उनकी अहिंसा के प्रति जो दृढ़ प्रतिबद्धता थी, उसे दिखाता है, भले ही उस समय आंदोलन अपने चरम पर था। ये फैसला जरूर विवादास्पद रहा होगा। हाँ, काफी लोग इससे सहमत नहीं थे, लेकिन आंदोलन रुकने के बाद भी स्वराज की मांग और तेज हो गई। और फिर आया 1930 का नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा। वो तो इतिहास में दर्ज है। बिल्कुल, साबरमती से दांडी तक लगभग 240 मील की पैदल यात्रा। ब्रिटिश सरकार का नमक कानून अन्यायपूर्ण था और गांधी जी ने उसे तोड़ा। ये सिर्फ नमक बनाने की बात नहीं थी, ये ब्रिटिश राज की अवज्ञा का प्रतीक बन गया। और इसका असर पूरे देश में हुआ। ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरोजिनी नायडू जैसी नेताएं आगे आईं। और इसी के चलते फिर गांधी अरविंद समझौता हुआ 1931 में। जी हाँ, समझौता हुआ और गांधी जी लंदन गोलमेज सम्मेलन में भी गए। हालांकि वहां स्वराज पर कोई सहमति नहीं बन पाई। तो राजनीतिक संघर्ष तो चल ही रहा था, लेकिन 1930 के दशक में गांधी जी सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान दे रहे थे। निश्चित रूप से अस्पृश्यता का मुद्दा उनके लिए बहुत अहम था। उन्होंने दलितों को हरिजन कहा, मतलब ईश्वर के लोग। उनके मंदिर प्रवेश और सामाजिक बराबरी के लिए आवाज उठाई। हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की थी उन्होंने। हाँ, की थी। और फिर पूना पैक्ट हुआ 1932 में, जिससे दलितों के लिए अलग निर्वाचन के बजाय आरक्षित सीटें सुनिश्चित हुईं। इसके अलावा वो लगातार ग्राम स्वराज और स्वदेशी पर भी जोर देते रहे। और फिर आता है दूसरा विश्व युद्ध और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, 1942 युद्ध के माहौल में गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। यह पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं वाली बात थी। करो या मरो, ये तो बहुत सीधा आह्वान था। बिल्कुल, सरकार ने फौरन सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये आंदोलन एक तरह से खुद ही पूरे देश में फैल गया। जनता खुद सड़क पर उतर आई। इसे दबा तो दिया गया था शायद। हाँ, काफी सख्ती से दबाया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश राज को ये साफ संदेश दे दिया कि अब उनका भारत पर शासन करना मुमकिन नहीं है। इसने उनकी नींव हिला दी थी। तो इसके बाद फिर स्वतंत्रता और विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। हाँ, युद्ध खत्म होने के बाद बातचीत तेज हुई। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसने एक संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा, पर बात बनी नहीं।
फिर अंतरिम सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेद बढ़ते गए। और अंत में माउंटबेटन योजना आई। हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत ही भारत की आज़ादी के साथ साथ देश के बंटवारे का फैसला हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन विभाजन की त्रासदी के साथ। हाँ, भयानक हिंसा और दर्द के साथ। और ये जानना भी जरूरी है कि उस दिन जब दिल्ली में आज़ादी का जश्न मन रहा था, गांधी जी वहाँ नहीं थे, वो बंगाल में थे, दंगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर हम इन लगभग 30 सालों को देखें, 1915 से 1947 तक, तो गांधी जी के योगदान का सार क्या कहेंगे? मुख्य बात क्या निकल कर आती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नैतिक बल दिया और उसे एक आम जनता का आंदोलन बना दिया। सत्याग्रह और अहिंसा ये सिर्फ आदर्श नहीं थे, ये कारगर राजनीतिक हथियार साबित हुए। हाँ, उन्होंने लोगों को जोड़ा। बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की बात नहीं की, सामाजिक सुधारों को भी, जैसे अस्पृश्यता मिटाना या हिंदू मुस्लिम एकता, इनको राष्ट्रीय एजेंडे का हिस्सा बनाया। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है इस सब से? एक बात जिस पे विचार किया जा सकता है वो ये है कि विभाजन की जो त्रासदी हुई, उसने गांधी जी के अखंड भारत के सपने को कहीं न कहीं अधूरा छोड़ दिया। लेकिन फिर भी उनकी जो अहिंसा की विरासत है, लोगों को एकजुट करने की उनकी जो रणनीति थी, उसने ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं को प्रेरित किया। तो आज के समय में भी जब हम दुनिया में अन्याय देखते हैं, संघर्ष देखते हैं, तो ये सोचना महत्वपूर्ण हो जाता है कि गांधी जी के तरीके कितने प्रासंगिक हैं और उनकी क्या सीमाएं हो सकती हैं।